हाय लफ्यू। तो आज के इस पार्ट 9th ऑफ एमसीक्यू की शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 160 1 to 180। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के लिए हैं, है ना। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चले, क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यू नॉट यूज इन बैंकिंग। कौन सा ऐसा टर्म है इन सभी ऑप्शन में जिसका यूज़ हम बैंकिंग में नहीं करते हैं। तो देखिए, जनरली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जब जाते हैं तो एक जो ऑप्शन रहेगा वो ऐसे टर्म का रहेगा जो जनरली फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, है ना, बायोलॉजी का होगा। तो इसी तीन में से किसी एक का वो टर्म रहता है जो आपको पहचानना है ना। थोड़ा सा 10th और 12th का आप अगर ये करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि जो लॉ ऑफ मोशन है ना, वो आपके बैंकिंग का पार्ट नहीं है। डिस्काउंट रेट होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, चेक्स होगा, लेजर होगा, तो ये सब क्या है, तो बैंकिंग के पार्ट है एक्सेप्ट लॉ ऑफ मोशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ई। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट आंसर। लेकिन आपके एग्जाम में बहुत सारे डिफरेंट आपके ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 162, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटेल बैंकिंग। देखिए, डिफरेंट टाइप्स के बैंकिंग होते हैं। हम कहते हैं होलसेल बैंकिंग है, हम कहते हैं रिटेल बैंकिंग है, हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग है ना। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंकिंग है। जैसे अगर होलसेल बैंकिंग की बात करते हैं तो होलसेल बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग है जिसमें हम किसी एक खास, है ना, कह सकते हैं कि आप लार्ज कॉरपोरेट को कोई बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम एक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को हम लार्ज वॉल्यूम में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक लार्ज रूप में किया जाता है किसी एक विशेष के लिए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के लिए हम 1-to-1 कस्टमर को डील करते हैं। किसी को होम लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, किसी को हाउसिंग लोन, किसी को आपके एजुकेशन लोन। तो जो इंडिविजुअल सर्विसेज में हम डील करते हैं, जैसे जो कमर्शियल, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता है, इंडिविजुअल कस्टमर को डील करता है। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, रिटेल बैंकिंग के पार्ट होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि फॉल अंडर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। रिटेल में होम लोन भी आएगा, क्रेडिट कार्ड भी आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर को पर्सनलाइज दिए जाते हैं। पर्सनल लोन भी आएगा, कार लोन भी आएगा। कहने का मतलब ऑल ऑफ दिस, आंसर ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, कमर्शियल पेपर। देखिए, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। पहली बात तो आपको ये मानना है कि जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया कि 1881 का है, जिसमें आपकी सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक्स रिस्पेक्टिवली। उसी में आपकी जो प्रोमिसरी नोट का एक फॉर्म है उसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। क्लियर? तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में मिलता है। तो जिस ऑप्शन में आप देखेंगे वहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में मिलता है। कौन इशू कर सकता है, कब इशू कर सकता है, कितने रुपए का इशू कर सकता है, इसकी बात हम आपके मनी मार्केट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 164, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट इज स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम एक फिक्स अमाउंट ही हम जमा कर सकते हैं उस अकाउंट को, जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। कि हमने फिक्स कर दिया कि पर मंथ हमने 500 रुपीज़ डालना है, तो पर मंथ ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पैसा स्वीप हो जाएगा, है ना। तो व्हेन द डेट इज़ प्रीफिक्स, अमाउंट इज़ प्रीफिक्स एंड टाइम इज़ प्रीफिक्स, कि 2 सालों के लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ 25th को जाने चाहिए। तो दिस इज द व्हाट द यूएसपी ऑफ आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट, की प्रीफिक्स अमाउंट फिक्स डेट को जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आप जानते हैं, करंट अकाउंट जिसको मिला के हम कासा बोलते हैं। दिस करंट अकाउंट बेसिकली फॉर नॉन पर्सनल इंडिविजुअल, किसी दुकान ऑफिस के नाम से होगा तो करंट अकाउंट होगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से होगा तो सेविंग अकाउंट होगा। फिक्स डिपॉजिट दैट इज कॉल्ड टीडीआर, कि वन टाइम हमने 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, हाउ कमर्शियल बैंक कैन रेगुलेट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में जो बैंक है वो कैसे रेगुलेट करती है। तो मनी सप्लाई का मतलब है कि पैसे का इनफ्लो होना, इन और आउट होना। तो ये तभी हो सकता है जब बैंक में डेली कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन इन और ट्रांजैक्शन आउट हो। उस कंडीशन में जो हमारी ऑप्शन होगी वो डिमांड डिपॉजिट होगी। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। यहाँ पे पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, मनी सप्लाई में फ्लो होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अंदर हमारा कासा आता है और टाइम डिपॉजिट के अंदर हमारा एफडी और आरडी आता है। क्वेश्चन नंबर 166,
क्वेश्चन कह रहा है द टर्म HNI यूज्ड इन बैंकिंग, है ना, क्यों, मतलब क्या उसका फुल फॉर्म है। HNI जो होते हैं उससे हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ कैसे हम कहेंगे कस्टमर हाई नेटवर्थ है, तो बेसिकली इनकम या फिर टर्नओवर के आधार पे हम बोलते हैं कि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जनरली जो बैंक में कंसिडर किया जाता है वो यही कंसिडर किया जाता है कि 1 CR प्लस अगर उसकी इनकम है और 5 CR प्लस उसका नेटवर्थ है टोटल, तो उस कस्टमर को हम HNI की कैटेगरी में डील करते हैं। या फिर अगर सम थ्रेशोल्ड भी बैंक ने बनाया है, उसको भी अगर कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो क्रॉस करता है, तो उसको बैंक HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के रूप में डील करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द फुल फॉर्म ऑफ HNI। क्वेश्चन नंबर 167, हु कंपाइल्स इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, RBI हो, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो, ये अलग अलग किसी न किसी पब्लिकेशन को निकालती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस निकालती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 168, ए कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट बैलेंस इन हिज और हर अकाउंट इन ऑर्डर टू यूज़। अगर अकाउंट में पैसे होंगे तो ही आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। वो कार्ड कौन सा होगा, तो वो कार्ड होगी आपकी डेबिट कार्ड। मैंने आपको दो टाइप के कार्ड बताए थे, एक को हमने बताया था प्रीपेड और दूसरा बताया था पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब बताया था कि इफ़ देयर इज बैलेंस इन योर कासा अकाउंट देन ओनली यू कैन बी एबल टू यूज़ दिस प्रीपेड कार्ड, एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड कार्ड इज डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड तभी यूज होगा जब वो प्रीपेड कार्ड हो, और प्रीपेड कार्ड तभी यूज होगा जब आपके अकाउंट में बैलेंस हो। पोस्टपेड कार्ड का एग्जांपल है आपका क्रेडिट कार्ड, जिसमें अकाउंट में बैलेंस या अकाउंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आपके लिमिट के आधार पे आपको एक फिक्स अमाउंट प्रीफिक्स टाइम के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इज डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसका फीचर है, ड्यूअल इकोनॉमी का फीचर है क्या, मिक्स इकोनॉमी का है क्या, सोशल इकोनॉमी का है क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है क्या। तो दिस इकोनॉमिक प्लानिंग, आप जानें ड्यूअल इकोनॉमी क्या होती है। ड्यूअल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे लार्ज कॉरपोरेट भी हो, स्मॉल कॉरपोरेट भी हो, है ना, आपकी जो आप ये कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी हो वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट, मिक्स ऑफ ऑल अगर चीज़ें रहती हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, तो मिक्स इकोनॉमी होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है आपके कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, है ना। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एंटिटी भी अगर काम करती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ सोशल इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, who covered export credit packaging advance sanction to SSI export under the credit guarantee scheme। देखिए जब भी एक्सपोर्ट की बात पूछी जाए और उसको इंश्योरेंस देने गारंटी की बात पूछी जाए, तो हमेशा हमारी जो आंसर होगी वो ECGC पे जाके रुक जाएगी, दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, है ना। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1957 में किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो स्ट्रेंथन देना है एक्सपोर्ट को बाय ओइंग द रिस्क ऑफ एक्सपोर्ट ऑन क्रेडिट। तो दिस इज़ व्हाट द ECGC, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप जाना चाहते हैं तो द सिलेबस ऑफ ECGC इज सिमिलर टू बैंक PO एग्जामिनेशन, यू कैन नोट फॉर ECGC ऑल्सो। इवन कि IBPS PO में भी आपके ECGC का बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है। DICGC इज डिफरेंट। DICGC बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इन कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आई थिंक थर्ड टाइम हमने अभी तक रिपीट किया है। सेबी आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1988 में किया, और स्टैट्यूटरी बॉडी हमने जो उसको पावर दी है, स्टैट्यूटरी पावर, वो 1992 को दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस टाइप की बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये स्टैट्यूटरी है, क्या ये एडवाइजरी है, क्या ये नॉन स्टैट्यूटरी है। तो आप जाने कि सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वैधानिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज द USP ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट की USP क्या है, तो हम क्यों सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं। ऑफ कोर्स चूंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इस कारण से हम सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं। क्लियर। तो द USP ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, USP का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब एक ऐसी फीचर जो उस अकाउंट को छोड़ के किसी और अकाउंट में ना हो। जैसे आप सेविंग अकाउंट कहेंगे तो सेविंग अकाउंट का जो USP है वो इंटरेस्ट है,
करंट अकाउंट कहेंगे तो उसकी जो उसका जो यूएसपी है वो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक आपको नहीं है, कोई भी आप पे मॉनिटर नहीं होगी। मतलब ट्रांजैक्शन पे तो मॉनिटर होगा लेकिन आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होगी। इसका आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे 0 होते हैं। तो अलग अलग अकाउंट्स की अलग अलग फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 173, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। मुझे लगता है कि अगर 100 स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिया जाए तो 100 में से 95 स्टूडेंट आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई पे टिक मार्क करेंगे, है ना। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और गलती कहाँ हो सकती है और कहाँ पे हमें गलती नहीं करना है वो हम एक बार समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एट टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊंचे पायदान पे कौन होता है? तो जनरली जो हम टिक मार्क करते हैं वो गवर्नर हम टिक मार्क करते हैं, जो हमारा गलत आंसर होता है। आप जानें कि जो हमारी आपकी स्ट्रक्चर में आपकी रैंकिंग है उसमें सबसे ऊंचे पायदान पे आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान है। उसके बाद गवर्नर्स जो 3 सालों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उनका स्थान है। उसके बाद उनके 4 छोटे भाई डिप्टी गवर्नर का स्थान होता है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का स्थान होता है। यही हायरार्की आपको हमेशा याद रखनी है। गवर्नर इज नॉट ऑन द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का हेड कौन होता है तो उस कंडीशन में गवर्नर हम टिक मार्क करेंगे कि शक्तिकांत दास हमारे क्या है तो गवर्नर है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात पूछी जाएगा तो गवर्नर से ऊपर भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और यहाँ पे इस कारण से हमारा जो आंसर होगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 174, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम। जो जब भी आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो नेशनल इनकम है उसे जो हम कंसीडर करते हैं वो नेट नेशनल इनकम के आधार पे हम कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175, FIMMDA क्या होता है? तो FIMMDA का फुल फॉर्म ही अगर आपको मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। FIMMDA का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, दैट इज फिक्स्ड, है ना, इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। इसका अगर फुल फॉर्म ही याद कर लें तो अपने आप में FIMMDA से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। दैट इज फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, जो बेसिकली एक एसोसिएशन है ऑफ ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा गया कि एप्लीकेबल टू, तो फिक्स इनकम के लिए तो है ही, मनी मार्केट के लिए है नहीं, डेरिवेटिव्स, ये तीनों आपके फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। 176, FIPB, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये आपसे फुल फॉर्म पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देयर इज नो कंसेप्ट, सो फुल फॉर्म आपको याद करना है तो करना है। बाय अडॉप्टिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम द बैंक इन इंडिया वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिंट सिक्योरिटी लोगो ऑन द फेस ऑफ द चेक लीव्स एज, है ना। जो चेक आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से टाइप की चेक है? द चेक इज कॉल्ड CTS, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। और जिस ईयर में CTS को इम्प्लीमेंट किया गया वो ईयर था 2010, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जहाँ पे फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक के स्थान पे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग ऑफ चेक करते हैं NPCI के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, दैट इज हु रेगुलेट्स चीट फंड्स। ये क्वेश्चन मुझे लगता है सेकंड टाइम हमने देखा है। तो चीट फंड जो आपके इंडिया में है उसे स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रेगुलेट करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो 178 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट्स चीट फंड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, दैट इज अ कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट। कोऑपरेटिव बैंक के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, या फिर बोलते हैं हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और बोलते हैं हम लोकल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये अलग अलग स्टेट, मल्टीपल स्टेट्स में होंगे, है ना। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उसी स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा और लोकल किसी एक डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर में ही समावेश करेगा। तो ऑप्शन पूछा जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट। तो डिफरेंट स्टेट में जो होते हैं उसे हम बोलते हैं, चाहे तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलें या फिर मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमने लिया है, हु माइट हैव हर्ड अबाउट PMI। व्हाट इज PMI? तो PMI का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। PMI स्टैंड फॉर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। दिस इज बेसिकली PMI इज ए वाइडली यूज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप कह सकते हैं इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बोथ। तो वहाँ के लिए हम PMI यूज़ करते हैं। तो दिस इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ PMI, दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो आज के इस 9th पार्ट में हमने 180 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके लिए।
है, 1 बाई 1 करके हमने आंसर भी आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।